Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem border। ये आपका क्या है कोड फोर्सेस राउंड 499 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम है, जिसका आप क्या है टैग्स भी देख सकते हैं। नंबर थ्योरी 1800 रेटेड हमारे पास प्रॉब्लम होने वाले हैं, इसी का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत अच्छा सा अपना इंट्यूशन डेवलप करेंगे। एंड यार अगर आप चैनल पे नए हो तो हम क्या नंबर थ्योरी पर पूरी अपनी प्लेलिस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम नंबर थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से, और अपने क्या है अच्छे DSA लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हिसाब से हम सारी चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसी में हमने क्या यार उसी पर्टिकुलर सीरीज़ में हमने बेजॉइट्स आइडेंटिटी पढ़ा था, बेजॉइट्स आइडेंटिटी देखा था। बेजॉइट्स आइडेंटिटी हमें क्या बोलता था कि अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, विच इज़ ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू GCD ऑफ a कॉमा b। अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ तो मेरे पास x और y का हमेशा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और इस आइडेंटिटी में x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए और GCD फाइंड आउट करने के लिए हमने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम को पढ़ा था कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से हम वो x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे कर लेते थे। तो यार वही सब देखते हैं, और उसी के रिगार्डिंग हम क्या है 3-4 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। उसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आती है। तो देखते हैं यार इस पर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हें हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यार यही मेन रीज़न होता है। आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपको ये थ्योरम्स मिल जाएंगी, प्रूफ्स मिल जाएंगे, पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कोई भी नहीं बता रहा होता आपको। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। काफ़ी एक अच्छी प्रॉब्लम है ये बॉर्डर। आप अगर आप खुद से ट्राई करोगे, आप एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं इसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर ही दूंगा। बाकी अगर आप खुद से एक बार भी देखोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम लगती है देखने में, पर काफ़ी सिंपल हो जाती है जब आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। और जब जैसे मैं आपको बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा, प्रॉब्लम समझने की हम कोशिश करेंगे तो हमें क्लियर होता चला जाएगा। आप पढ़ोगे तो यार ये स्टोरी लाइनअप ये हमारे पास वो ये कि हमारे पास एक नताशा है। नताशा मार्स पे जाती है। मार्स में जो लोग रहते हैं वो पुअर है, तो वो क्या है टैक्स लेते हैं। अब उन टैक्स वो जो टैक्स लेते हैं, तो उस टैक्स को लेने के लिए टैक्स मनी में ही लिया जाएगा। तो उनके मनी जो है वो कॉइन्स का डेनोमिनेशन है। तो कॉइन्स का डेनोमिनेशन हमें दिया गया है कि यार हमारे पास पर्टिकुलर कॉइन्स है, लाइक इस कॉइन की लाइक C1 कॉइन की वैल्यू 5 है एंड C2 की 10 है, C3 की 20 है। इस तरह से मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट डेनोमिनेशंस दिए गए हैं हर कॉइन के हिसाब से। और जो नताशा है क्योंकि हमारे जो मार्शियंस हैं वो पुअर हैं, तो नताशा को मार्स पे जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करने के लिए वो कॉइन्स का यूज़ करेगी। तो उन कॉइन्स का डिनोमिनेशन हमें यहाँ पे दिया गया है। और नताशा के पास क्या है अनलिमिटेड सप्लाई है, इन कॉइन्स की अनलिमिटेड सप्लाई है। तो उस सप्लाई उसी तरीके से उसे इन्हें कॉइन देना होगा। और जो मार्शियंस है हमारे यहाँ पे, मार्शियंस जो है मार्स के लोग हैं, उनकी K फिंगर्स है, मतलब कि वो क्या फिंगर से अपना काउंट करेंगे, K फिंगर से। तो उनका जो काउंटिंग है वो बेस K में चलेगा। मतलब कि बेस K का मतलब वही है यार, जब K की वैल्यू 2 होती है तो मतलब कि हम बोल सकते हैं बाइनरी है। बाइनरी में हम क्या है 0 और 1 वैल्यूज़ को ही हमेशा लेते हैं। आप ऑक्टल में बोल सकते हो, तो हमारे पास ऑक्टल में K की वैल्यू 8 हो जाती है, तो हम वहाँ पे क्या है 1 to 8 वाली वैल्यूज़ को लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है डेसिमल आता है। डेसिमल में हमारे पास क्या है K की वैल्यू 10 होती है, तो हमारे पास क्या है 0, 1, 2 अप टू 9 तक हमारे पास वैल्यूज़ है। तो मतलब वही वाली सारी चीज़ है कि डेनोमिनेशन मतलब कि K का मतलब वही है कि बेस क्या है, उनकी जो करेंसी है, क्योंकि उनकी फिंगर्स ही इतनी है तो वो उसी हिसाब से काउंट करते हैं। तो उनका बेस हमें दिया गया है। मॉड्यूलो K से हमारे वो सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, वो सब हमें पता है ऑलरेडी। तो हमें क्या बोल रहा है कि अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है, जो मार्शियंस है अगर नताशा उन्हें कुछ पे करती है, नताशा ने कुछ टैक्स पे किया, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 उसने इतने अमाउंट का टैक्स पे किया, तो जो लास्ट जो मार्शियंस है वो D एक नंबर होता है, जो भी उनके बेस में, जो भी उनकी करेंसी का बेस है K के हिसाब से बेस में जो भी उनकी करेंसी होती है, अगर D नंबर आता है तो उसे डिवाइन मानते हैं। तो अगर वो डिवाइन नंबर उन्हें मिलता है तो वो खुश हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो अगर नताशा चाहती है कि वो उन्हें कौन कौन से डिफरेंट तरीके से टैक्स पे करे, और उनकी जो भी लास्ट डिजिट होगी, लाइक यहाँ पर हमारे पास 4 होती है, तो D की वैल्यू 4 हुई, तो वो बस यही चाहती है कि यार वो कितने डिफरेंट तरीके की D की वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकती है जिससे कि वो मार्शियंस को हैप्पी कर सके। अब मार्शियंस को हैप्पी करने के लिए D की वैल्यू डिवाइन होनी चाहिए। हमें D की जो डिवाइन वैल्यू है वो नहीं पता है, तो नताशा यहाँ पे बस गेस करेगी कि वो कौन कौन से डिफरेंट तरीके से टैक्स को बना सकती है वो D वैल्यू क्रिएट करने के लिए। तो बस हमारी प्रॉब्लम यही है, हम उन सारी वैल्यूज़ को D की जो भी वैल्यूज़ हो सकती हैं वो हमें यहाँ पे प्रिंट करनी होंगी। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यार। प्रॉब्लम हमारे पास यही है
कि हमारे पास मैं इसे रब करता हूँ, मैं एक बार आपको थोड़ा सा दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूँ। सिंपल, वो मार्स पे जा रही है, हमारे पास कॉइन्स का डिनोमिनेशन है लाइक C1 C2, कुछ कॉइन्स की वैल्यू है इस तरह से CN तक, हर कॉइन के डिफरेंट डिनोमिनेशन है, डिफरेंट वैल्यूज़ है, उनके हिसाब से हमें क्या है, नताशा क्या है, टैक्स पे करेगी। टैक्स पे करने के बाद जो भी वैल्यू बनती है, उस टैक्स को पे करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल कुछ लाइक मैंने जैसे बताया था 1 2 3 4 कुछ वैल्यू हमारे पास आती है, तो उसमें जो लास्ट डिजिट है, क्योंकि मार्शियंस क्या है, मार्शियंस के बेस में काम करेंगे, के बेस हमें दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, के की वैल्यू 8 होती है तो वो ऑक्टल बेस होता है हमारा। इस तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट बेसेस होने वाले। तो हमारे क्या नताशा उन्हें देगी, तो अगर वो चाहती है कि लास्ट डिजिट क्या है वो डी होगी हमारी, मतलब कि वो डिवाइन होगी। अगर डिवाइन डिजिट मार्शियंस पे जाती है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कौन कौन सी डिफरेंट डी की वैल्यूज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी हमें क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करनी होंगी। आपको क्या थोड़े से हम आगे चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्लियर हो जाएगी। बाकी मैं क्या आपको इनपुट बता देता हूँ। हमें इनपुट में एन और के की वैल्यू दी जाएगी। एन हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे कॉइन्स के डिनोमिनेशन हो सकते हैं, और के हमारे पास क्या है, बेस दिया गया है। अब वो डेसिमल होगा या कुछ भी होगा, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 10 की पावर 5 तक हमारे बेसेस है। उस हिसाब से हम काम करेंगे। और बैंक नोट्स हमारे पास क्या अनलिमिटेड सप्लाई है मार्स में हमें देने के लिए, मार्स के सिस्टम के हिसाब से। और AI फिर हमारे पास क्या वो डिनोमिनेशन दिए जाएंगे जो भी हमारे पास बैंक नोट्स है मार्स के, जो हमारे क्या है एरे के फॉर्म में दिया जाएगा। और हमें क्या है सारे नंबर्स जो दिए जाएंगे वो डेसिमल नोटेशन में दिए जाएंगे, मतलब के की वैल्यू 10 के बेस के हिसाब से हमें वो सारी वैल्यूज़ को दिया जाएगा। हमें आउटपुट क्या करना है कि नताशा उन्हें किस तरह से डी की वैल्यू से हैप्पी कर सके। सिंपल सी बात है, नताशा जो भी डिनोमिनेशन जो भी टैक्स बना सकती है, फॉर एग्जांपल वो 1 2 3 4 बना दिया उसने, 1 2 3 बनाया, 2 3 5 बनाया, कुछ भी इस तरह से वो बना सकती है। तो अब डी की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 4i 3i 5i, तो हमारी आउटपुट क्या हुई 3 and 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और कितनी हमारे पास है वो हमें प्रिंट करना होगा, जितने भी वो डिफरेंट डिनोमिनेशंस बना सकती है। अब वो कैसे बना सकते हैं वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे फिगर आउट करेंगे और देखेंगे। वही सारी यहाँ पे आप इनपुट और आउटपुट आप देख सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करते हैं आप धीरे धीरे, आप सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। आप एक दो बार वीडियो को देखोगे दोबारा से, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, सिंपल सी चीज़ है जो हमारे पास समरी होती है एक तरह से प्रॉब्लम की। वो क्या हुई, क्या नताशा के पास इनफाइनाइट सप्लाई है एन डिफरेंट को बैंक नोट्स की, जिनकी हर वैल्यू क्या है AOFI, हर बैंक नोट की वैल्यू होने वाली है हमारे पास। उसके बाद मार्शियंस क्या है, वो यूज़ करते हैं बेस के का सिस्टम, मतलब कि उनके पास के फिंगर्स है, वो बेस के का सिस्टम यूज़ करते हैं। वो के हमारा ऑक्टल भी हो सकता है, वो हमारा डेसिमल हो सकता है, बाइनरी हो सकता है। हमें तो ये सब पता है, हेक्साडेसिमल हम के की वैल्यू 16 के लिए बोल देते हैं। हमारे फेमस तो यही है, बाकी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और वो एक कंसिडर करते हैं एक डी को बेस के में डिवाइड, कि अगर लास्ट डिजिट जो है नताशा टोटल टैक्स अमाउंट की वो बेस के में रिटर्न होकर डी होता है तो वो हैप्पी होता है। और हमें क्या है वो सारी पॉसिबल डी वैल्यूज़ को डेसिमल में फाइंड आउट करना है जो भी उसे मार्शियंस को हैप्पी करेंगी। अब फॉर एग्जांपल यार यही वाली सारी चीज़ें आती हैं कि हम किस तरह से उन्हें हैप्पी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास कॉइन्स का डिनोमिनेशन आया 12 और 20 आया। हम फर्स्ट टेस्ट केस की बात कर रहे हैं, के की वैल्यू क्या है 8 है, ऑक्टल के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। लाइक डेसिमल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, वो काफ़ी सिंपल हो जाता है समझना। डेसिमल हमारा के की वैल्यू 10 है हमारे पास। उसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास 10 20 और 30 है। आपके पास कोई भी आप डिफरेंट तरीक़ों से आप किस तरह से डिफरेंट डी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब कि आपकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या कैलकुलेट आप कर सकते हो। आप किसी तरह से भी ऐड करो। लाइक अगर आपने सिर्फ 10 रुपये पे किए, या आपने लाइक n टाइम्स 10 रुपीज़ पे किए, या फिर आपने 10 + 20, या फिर आपने लाइक अगर यहाँ पे आप 15 वैल्यू भी ले लेते हो तो लाइक 20 + 15 किया, लाइक 10 + 15 कुछ भी करोगे आपके पास लास्ट डिजिट 0 या 5 ही बनेगी, उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं बना सकते। मतलब कि यार मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ब्रूट फोर्स की बात करो तो ब्रूट फोर्स में हम क्या है कितने सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, यार कि लास्ट डिजिट 0 और 5 ही जाएगी। पर हम 10 + 20 कर सकते हैं, 20 + 15 कर सकते हैं, 10 20 15 कर सकते हैं। हम n टाइम्स 10 प्लस लाइक x टाइम्स 10 प्लस y टाइम्स 20 प्लस z टाइम्स 15 कर सकते हैं, और फिर कुछ वैल्यू हमारे पास क्रिएट होकर आएगी, उसकी लास्ट डिजिट हम ला सकते हैं। तो x y और k की z की वैल्यूज कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं। तो अगर आप ब्रूट फोर्स देखो तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। बट यहीं पे यार हमारे पास चीज़ें आती है, जैसे कि हमने बेजॉइड्स आइडेंटिटी पढ़ा था। बेजॉइड्स आइडेंटिटी क्या बोलता था हमें कि हमारे पास अगर दो इंटीजर्स है a एंड b, तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं ax + by = GCD ऑफ a, b।
तो यार ठीक है यार, हमें समझ में आया कि यार जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी हम लिख रहे हैं तो एक्स और वाई का हमें एक सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता हुआ मिल ही जाएगा। अब क्योंकि हमें एक्स और वाई का एक सॉल्यूशन हमेशा मिल जाएगा, तो ये हमने क्या पढ़ा था, दो इंटीजर्स के हिसाब से हमने ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। बट मैं आपको क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना चाहता हूँ, ये से क्या हम एन इंटीजर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक दो इंटीजर्स तक आपको ऑलरेडी पढ़ने को मिल जाता है, पर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आप करते हो, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करते हो, तो वो एन इंटीजर्स तक जाते हैं। अब एन इंटीजर्स का मतलब क्या है, A1 X1 एंड प्लस A2 X2 प्लस अप टू एंड सो ऑन AN Xn की वैल्यू जो होती है, अब X1 X2 Xn पे यहाँ पर भी हमारे पास होल्ड करती है, विच इज़ GCD ऑफ एंड लाइक A1 A2 एंड अप टू एंड सो ऑन AN तक आप करते हो। तो इसकी वैल्यू और मतलब कि ये आइडेंटिटी हमारी क्या है, ट्रू होल्ड करती है। अब इसे प्रूव करने के लिए हम एक्स और वाई की वैल्यू, जब हमारे दो इंटीजर्स होते थे तो हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज़ कर लेते थे। बट इसके लिए हमें क्या वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ भी X1 X2 Xn की वैल्यू फाइंड आउट तो करनी नहीं है, हमें तो लास्ट जो D आने वाला है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे क्या बेजॉइड्स आइडेंटिटी से हमें पता लगा कि यार ये वाली इक्वेशन भी लिखी जा सकती है। ठीक है यार, अब इसे क्या अपना संभाल के रखते हैं कि हम इसे क्या आगे यूज़ करेंगे। अब हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी तो कैलकुलेट यही करना है यार, A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस अप टू एंड सो ऑन AN Xn, क्योंकि जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे सम हो सकता है, मैं सम लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है। उस सम की लास्ट डिजिट क्या हमारी डिवाइन होगी और वो हमें क्या स्टोर करके रखनी होगी। ये हमारे क्या A2 X2 हुआ। अब इस चीज़ को आप क्या, ये वाली चीज़ आपको आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि हम क्या है, जो भी मेरे पास लाइक 10 20 15 इस तरह से डिनोमिनेशन है डिफरेंट कॉइन्स के। अब 10 को मैं कितनी बार यू चूज़ कर लूँ, या 20 को, या 15 को, तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिंपल AX प्लस BY है, तो आपको समझ में आया होगा एक्स और वाई के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हम क्या है सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, कि A और B हमारे पास आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इंटीजर सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर भी आती है कि आप डिफरेंट डिनोमिनेशन से, डिफरेंट सॉल्यूशन से कितनी भी D की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे क्या सम के इक्वल हुआ। तो आप क्या है इन दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करोगे तो LHS हमारा सेम ही है। तो आप ये भी तो बोल सकते हो यार सम मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही है, GCD ऑफ A1 A2 अप टू एंड सो ऑन AN। प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई हमारी, यार सम ही तो कैलकुलेट करना हमारा मुश्किल था, और ये हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं GCD ऑफ A1 A2 से। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम यही होगी कि यार X1 X2 X3 की वैल्यू जो है बहुत सारी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। तो कहाँ तक हम सॉल्व करें और कितनी वैल्यूज़ को हम किस तरह से सॉल्व करके फाइनली D की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यार यहाँ पे जैसे मैं आपको ऑलरेडी हमेशा हर प्रॉब्लम में बोलता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, एक एक चीज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बहुत अच्छे तरीके से डीपली पढ़ो, तभी हमें समझ में आता है कि यार अब आपको सोच में आप लग सकता है बेस के देने से यार प्रॉब्लम हमारी डिफिकल्ट हुई थी, पर बेस के की वजह से हमारी क्या प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत सिंपल हो गई। क्योंकि हम क्या है जो भी हमारा सम आया तो हम उस सम में मॉड्यूलो के करेंगे, वो हमारे क्या फाइनल वैल्यू हमें डी की दे देता था। यही तो करता है बेस का मतलब यही होता है कि हम उससे मॉड्यूलस कर देते हैं तो उससे बड़ी वैल्यू हमारी कभी भी जाएगी नहीं। और जब हम मॉड करते हैं लाइक यहाँ पे हम सम मॉड किए करेंगे तो उससे हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। और मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है, आई होप आपको समझ पता होगा, मॉड्यूलस फंक्शन क्या एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर मैं मॉड एक्स करता हूँ, लाइक मैं ए मॉड एक्स करता हूँ, मैं किसी भी A1 A2 मेरे पास कुछ भी हो सकता है एक्स से करता हूँ, तो मेरी वैल्यू 0 से x-1 तक ही एग्जिस्ट करेगी, उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू मेरी कभी भी जाएगी नहीं। क्योंकि अगर मैं एक्स मॉड एक्स करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, अगर मैं x-1 मॉड एक्स करूँगा तो मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरी वैल्यू कभी भी 0 से x-1 से ज़्यादा जाने की ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिमिट मुझे मिल गई कि यार हाँ ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ मुझे मिली, कुछ ग्राउंड मिला कि मैं कहीं पे होल्ड कर सकता हूँ। अब जैसे कि हम इस चीज़ पर आ गए थे कि यार मेरा सम जो है वो GCD ऑफ ऑल नंबर्स हो गया, A1 A2 A3 AN तक, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो GCD ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मॉड के मुझे कैलकुलेट करना होगा। उससे मेरा क्या है डी की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी, जो भी मेरी डिवाइन वैल्यू होगी। बट इससे क्या मेरे पास सिर्फ एक डी की वैल्यू फाइंड आउट हुई या एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ, पर मुझे सारी सॉल्यूशन चाहिए, सारी डी की वैल्यूज चाहिए। अब सारी डी की वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट करने के लिए अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम से बताता हूँ, लाइक AX प्लस BY इज इक्वल्स टू मेरे पास था GCD ऑफ A कॉमा B। अब इसमें X और Y की कुछ वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यार X की वैल्यू 1 आई, Y की वैल्यू 2 आई, तो ठीक है मैं A टाइम्स 1 प्लस B टाइम्स 2 करके कुछ वैल्यू निकाल लूँगा GCD ऑफ A कॉमा B से। फिर मैं लाइक अगर मैं इनका मल्टीपल कर दूँ, लाइक A टाइम्स 2 कर दूँ
ये भी टाइम्स 2 कर दो तो ये भी टाइम्स 2 हो जाएगा, तो ये टाइम्स 2 हो गया। फिर इनकी और भी कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से सारे सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए जो भी मेरे पास सम की वैल्यू होगी वो जीसीडी का डिवाइजर ही होगा, मतलब कि मल्टीपल ही होगा। मल्टीपल ही होगा तो मतलब कि यार मेरे पास सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया कि यार जी 2G 3G एंड लाइक 4G, इस तरह से मेरे पास ये सारे सॉल्यूशंस होने वाले हैं। मतलब कि ये सारी सम की वैल्यू होने वाली है जिन्हें मैं मॉड के करके अपना क्या फाइनल रिजल्ट निकाल लूँगा, डी की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यार प्रॉब्लम कितनी सिंपल रह गई हमारे पास। जो भी हमारे पास x1 x2 वाली वैल्यूज़ थी, y1 की वैल्यूज़ थी, GCD हमें a, b से कैलकुलेट करके और मॉड के करने के बाद हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती थी, और उन सबको हम स्टोर कर लेंगे और वो चीज़ें आगे देखेंगे। बट क्योंकि डिफरेंट हो सकती थी, हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन निकालना होता तो जी से आ जाता, बट बाकी सारे सॉल्यूशन निकाल ले तो हम ये सारा काम करेंगे। और आप यहाँ देखोगे तो मल्टीपल ही तो 1 2 3 4 5 चल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जी कॉमा एक्स बोल सकते हैं, जी कॉमा एक्स मॉड के, ये हमारे क्या है डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। लाइक यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा जी टाइम्स एक्स मॉड के इज इक्वल्स टू डी, हमारा डी होता है। एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी क्या हुई, 0 से लाइक एक्स की वैल्यू मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0 to x की वैल्यू मेरे पास क्या हुई, k-1 तक मेरी x की वैल्यू हुई कि मैं 0 से स्टार्ट किया 1/2x और k-1 तक मैं गया। क्योंकि मैं k-1 तक क्यों गया, क्योंकि यार उससे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, क्योंकि k तक ही वैल्यू है, मॉड्यूलस हम करेंगे तो उससे ज़्यादा वैल्यू जाएगी नहीं। और d में क्या है, हम यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू k से ज़्यादा लेके गया, लाइक k+1, तो दोबारा से वैल्यूज़ क्या रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। अब रिपीट होने का तो मतलब नहीं है ना, मुझे रिपीट वैल्यूज़ तो स्टोर नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ चाहिए ना। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि यार डी की वैल्यू को यूनिक रखने के लिए आप सिंपल यही वाला काम करो कि x की वैल्यू को 0 to k-1 चल के, और यही हमारी क्या सिंपल सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रह गई। तो हमारे क्या स्टेप्स हुए कि हमने g को कैलकुलेट किया, विच इज़ a1 a2 अप टू एंड सो ऑन an कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने x की वैल्यू को 0 to k-1 हमने स्टार्ट किया, और ये जी एक्स मॉड के फाइंड आउट किया, और ये सब क्या है स्टोर करके रखा, और उससे क्या हमें यूनिक डी की वैल्यू मिलेगी। पर यहाँ पे यूनिक के लिए हम क्या एक सेट का यूज़ कर लेंगे। मैं इसे क्या इंप्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा कि हम सेट का यूज़ ना करके भी हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम सेट का यूज़ कर लेंगे और फाइनली अपनी क्या वैल्यूज़ को प्रिंट कर देंगे। आई होप आपको यार समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा ये सब रब कर देता हूँ, हम दोबारा से देखते हैं। मैंने आपको वही वाली सारी चीज़ें बताई थी कि यार बेजॉइड्स आइडेंटिटी हमें क्या बोलता है। बेजॉइड्स आइडेंटिटी हमें सिंपल सा सॉल्यूशन देता है कि यार a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू एंड सो ऑन an xn तक अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास g ऑफ a1 a2 अप टू एंड सो ऑन an तक के सॉल्यूशन मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं। बट उन्हीं सब का यूज़ करने के बाद मेरे पास क्या होता है मतलब कि इन सब का एक सॉल्यूशन आ जाएगा। वो कैलकुलेट हमें नहीं करना, पर बेजॉइड्स आइडेंटिटी से हमें पता लग गया कि हाँ एक सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा। अब डिफरेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब ये मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं, तो g टाइम्स x, आप मॉड के करोगे तो बस x की वैल्यू क्या 0 to k-1 रखो, क्योंकि उसके बाद क्या है डी की वैल्यू क्या रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मॉड्यूलस क्या एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होल्ड कराएगा, उसके बाद वैल्यूज़ को रिपीट करवा देगा। तो बस यहाँ से हमारे पास क्या वो लिमिटिंग फैक्टर भी आ गया, और बेजॉइड्स आइडेंटिटी से हम यहाँ तक जी तक आए, क्योंकि हमें सम मॉड के कैलकुलेट करना था। तो सम भी तो यही वाली वैल्यूज़ थी ना कि हम x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लाइक यही वाली तो चीज़ थी ना कि यार मैं कितने कॉइन्स के डिनोमिनेशन लूँ, लाइक 10 15 और 20 है मेरे पास। दो लाइक एक सॉल्यूशन मेरा हो सकता है 0 1 0 कि इसमें बस मैंने 15 लिया, एक मेरा हो सकता है 1 1 0 कि यार मैंने 10 + 15 किया और 20 को नहीं लिया। तो इस तरह से कितने डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हमारे पास आ सकता है, तो वो जी के मल्टीपल्स ही होंगे, वो सारे हमारे पास आ जाती हैं। बट यहाँ पर यार एक चीज़, अगर आप लोगों ने बेजॉइड्स आइडेंटिटी पढ़ी है, आप थोड़े बहुत अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ अटकती है कि यार अगर मैं ax + by इज इक्वल्स टू GCD ऑफ a, b लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास x और y की वैल्यू है वो नेगेटिव भी आती है। तो यार अब नेगेटिव वैल्यूज़ को कैसे मैं संभालूँ। अब जो यार मेरे पास ठीक है यार कोई नेगेटिव वैल्यूज़ आई, पर जब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी तो मुझे एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू चलेगी नहीं, क्योंकि हम क्या एक्स और वाई हमारा क्या बता रहा है कि यार मैंने उस कॉइन को, उस पर्टिकुलर लाइक बैंक नोट को, जो भी मार्शियंस के बैंक नोट है, उन्हें कितनी बार दिया है। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने एक्स वाले, आप ये बैंक नोट या नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, मतलब कि यार मेरे पास 5 रुपये का एक सिक्का है, तो मैं उसे नेगेटिव टाइम्स थोड़ी दे सकता हूँ। या तो मैं उसे एक बार दे सकता हूँ, या मैं एक बार भी ना दूँ, या मैं 2 बार या 3 बार, मैं उसे पॉजिटिव टाइम्स दे सकता हूँ। पर यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव भी आ जाती है। तो यार इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे सोच सकते हैं, मैं आपको वही वाली चीज़ समझाता हूँ। क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्या है यार, आप कुछ भी कर रहे हो लाइक ax + by,
और जो भी हमारे पास आ रहा है हम उसमें मॉड के कर ले रहे हैं। अब मॉड के आप कर लेते हो क्योंकि के क्या है, एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। के क्या है, वैल्यूज़ को 0 to k-1 से ज़्यादा या बड़ी छोटी ज़्यादा नहीं करने देगा। तो आप एक काम करो यार, नेगेटिव वैल्यूज़ को होल्ड कराने के लिए हम क्या बोलेंगे कि हम उनमें क्या है एक बहुत लार्ज वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास -10 बैठ रहा है और -20 कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, तो मैं इन दोनों में क्या है 50 टाइम्स या कुछ भी एक बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि वो चीज़ क्या पॉजिटिव हो जाए कि मैं उसे मल्टीप्लाई कर ही ना पाऊँ। वो एक्स और वाई की वैल्यू बहुत बड़ी के लिए मैं क्या सॉल्यूशन ले आऊँ, और क्योंकि मैं मॉड ही कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यूज़ क्या है उससे ज़्यादा डिफरेंट जाएगी नहीं कभी भी, तो 0 to k-1 ही मेरे पास एग्जिस्ट करेगी। तो मेरा क्या है सॉल्यूशन वहाँ पर भी हमेशा क्या सही आएगा। मतलब कि यार सिंपल सी बात वही है कि मैं आपको बस यहाँ पे प्रूफ यही है कि ये समझने वाला प्रूफ है कि थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने वाले यही प्रूफ है कि यार एक्स और वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ सकती हैं जब हम जीसीडी लेते हैं, बट नेगेटिव वैल्यूज़ हमारा क्या है पूरा सॉल्यूशन बिगाड़ देंगी। तो उस केस में आप एक काम करो कि हम उस केस में हम करेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं तो हमारी वैल्यू 0 to k-1 ही एग्जिस्ट करेगी। तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा एक लार्ज वैल्यूज़ ले लेंगे, जिससे कि वो नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी क्या मतलब कि अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, और उस हिसाब से हमारा क्या फाइनल सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर पाएंगे और अपने क्या सेट में यूज़ कर लेंगे। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा पूरा सॉल्यूशन। बाकी मैं आपको कोड दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम कोड में क्या C++ में कोड किया है, आप जावा पाइथन इजीली फॉलो कर पाएंगे। हमारे कांस्टेंट एडर्स वगैरह हुआ, उसके बाद GCD फंक्शन हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम है हमारी। ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमने वही होती है कि GCD ऑफ A, B हमारा हो जाता है GCD ऑफ B, A mod B। ये तो अब आपको बहुत पक्का अच्छे तरीके से आ गया होगा, हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में इसे ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। एंड तो उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, फास्ट इनपुट आउटपुट एज यूजुअल हम जैसे करते हैं। मैं कोड को जितना ज़्यादा सिंपल हो सके वही रखने की कोशिश करता हूँ, रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा ना हो कि यार हर प्रॉब्लम के डिफरेंट कोड हो जाए। एन और के की वैल्यू हमने रीड की। उसके बाद जी, जब हमारे पास सारे कॉइन्स के डिनोमिनेशन आ रहे हैं लाइक A1 A2 A3 इस तरह से आ रहे हैं, तो हमने साथ के साथ GCD ले लिया। हमने यहाँ पे एक एरे इनिशलाइज नहीं किया क्योंकि हमें उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें जी की ज़रूरत है। तो जी की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया और GCD ऑफ G, T हम करते रहे टी की वैल्यू रीड करने के बाद, मतलब कि जो भी हमारे कॉइन्स की वैल्यू होने वाली है। एंड उसके बाद हमने क्या एक सेट बना लिया, सेट ऑफ इंट, जिसमें कि हम क्या आंसर को स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था G टाइम्स X मॉड K, ये हमारी क्या वैल्यू होने वाली है। और X की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 to k-1 तक हमारी जाएगी। वही हमने क्या रखा, I की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल्स टू K तक हम गए। और आंसर में हमने इंसर्ट किया 1 LL, हमने इसीलिए किया क्योंकि लॉन्ग वैल्यू भी हो सकती है। G टाइम्स I हमने किया और मॉड K की वैल्यू हमने स्टोर की। उसके बाद बस आंसर डॉट साइज हमने रिटर्न किया और जो भी उसकी वैल्यूज़ थी उसमें आंसर में स्टोर थी वो सारी हमने क्या यहाँ पे रिटर्न कर दी। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ है, पूरा सॉल्यूशन समझ में आया हुआ है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वही ON में हमने रीड किया है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम क्या है K की वैल्यू तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे K टाइम्स मतलब कि यहाँ पे हम GCD ले रहे हैं तो n टाइम्स लॉग ऑफ लॉगैरिथमिक टाइम, आप log n ही लिख देते हैं। तो log n हमारा ये तो हो गया GCD के लिए, क्योंकि log n GCD और n टाइम्स हमने रीड करने के लिए लगाया, प्लस K टाइम्स हमारा log ऑफ K हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हम क्या आंसर में स्टोर कर रहे हैं। लाइक K टाइम्स तो हमें X की वैल्यू चला रहे हैं और फिर उसमें सेट में स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये क्या सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा क्या स्टोर करेगा वैल्यूज़ को, क्योंकि D की वैल्यू हमें क्या सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करनी है। तो उसे स्टोर करने के लिए हमारा क्या लॉगैरिथमिक टाइम वो दोबारा लेगा। तो log ऑफ के हमारी क्या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पर भी आ जाती है, आंसर डॉट इंसर्ट। बाकी बस उसे प्रिंट करने के लिए तो हमारी कुछ नहीं होगी। तो आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ K ही हो जाने वाली है हमारी, हाँ वो ही सेट के लिए हिसाब से। बट हम क्या इसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक ऑफ n प्लस K तक में ये हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप यार एक चीज़ समझो यार, GCD तो इंप्रूव नहीं होगा, GCD तो हमने बहुत ज़्यादा फास्ट है, वैसे ही एक्सटेंडेड वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये सेट वाला काम क्या है, इसे हम कर सकते हैं। अब सेट वाला काम हम कैसे है यार, हम X की वैल्यू 0 to k-1 तक सारी वैल्यूज़ को हम लेके चल रहे हैं। बट आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो यार, G है एंड लाइक G 2G 3G कुछ इस तरह से हम चल रहे हैं अप टू n, जब तक में हमारी K की वैल्यूज़ तक हम जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू मेरे पास G0 है, तो मैं क्या काउंट नहीं कर सकता यार कितनी वैल्यूज़ मेरे पास हो सकती है। तो K/G0 से मेरे पास काउंट आ जाएगा कि मेरे पास कितने डिफरेंट G की वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि यार G की जो वैल्यूज़ होने वाली है वो पीरियोडिक होने वाली है। पीरियोडिक का सिंपल मतलब वही है कि वो G होगी, फिर 2G होगी, फिर 3G होगी। इस तरह से मेरे पास काउंट की वैल्यू आ जाती है कि यार मेरे पास इतना ही काउंट होने वाला है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर वाला भी मेरे पास था टेस्ट केस, उसमें भी अगर आप कैलकुलेट करोगे लाइक K की वैल्यू मेरे पास 8 थी, G की वैल्यू उसमें 2
लाइक 3 कैलकुलेट होकर आती है हमारे पास, कुछ मुझे याद नहीं है ढंग से, बट उसमें भी आप देखोगे तो काउंट की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। आप थोड़ा सा ड्राई रन करके वो सारी चीज़ें देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आ रहा है, k/g0 हमारा कैसे आ रहा है, क्योंकि पीरियोडिक है। हमें पता लग जाता है कि यार कितनी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास क्या है, यूनिक वैल्यूज़ आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वैल्यूज़ के लिए हमारे पास यूनिक वैल्यू आने वाली है, तो बस आप उन्हीं के लिए सॉल्व करो, सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व ना करके, और उन्हें क्या डायरेक्टली स्टोर कर लो। तो कोड हमारा सेम वही रहने वाला है कि हमारा जी जो था GCD हमारा सेम वही है। उसके बाद G0 हमारा क्या हुआ, GCD ऑफ G, K से हमने GCD निकाला अपना, G0 निकाला, और काउंट की वैल्यू क्या हुई, k/G0 से हमने क्या है G0 हमको समझ में आएगा, वो GCD ऑफ G, K हमने निकाल लिया, क्योंकि K बेस में हमें काम करना है, तो उसके हिसाब से हमने GCD निकाला। और कितनी हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं वो हमने k/G0 किया काउंट करने के लिए, और बस 0 से काउंट तक हमने गए और i टाइम्स G0 हमने क्या रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड के नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने पहले वो क्या है GCD में काउंट कर लिया, अकाउंट कर लिया, तो उस हिसाब से हमारे क्या सॉल्व हो जाता है। डायरेक्टली हम बिना सेट की मदद से हम ये कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है, ये वाली तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे GCD ले रहे हो, ऑफ n हमारे पास है, बाकी ये लॉगरिथमिक ऑफ k ही रह जाने वाला है, क्योंकि हमारे काउंट की वैल्यू k/G0 हम कर रहे हैं, तो वो हाफ में तो कर ही देगी, उसके बाद हिसाब से हमारे लॉग ऑफ k रह जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑफ 1, काफ़ी हमने स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑप्टिमाइज करके मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। मेन यही था यार, बेजॉइड्स आइडेंटिटी हमें समझ में आया और कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व इसी तरह का आपको दिखा दूंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। एंड यार अगर आपको थोड़ा सा भी यार आपको डाउट लगा हो, समझ नहीं आया, तो मैं आपको बस यही बोलूँगा यार, काफ़ी एडवांस टॉपिक होता है नंबर थ्योरी, तो अगर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता देना, मैं दोबारा से जो भी मेरी कोशिश हो सकती है मैं आपको पूरी करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने का ट्राई करूँगा। बाकी बस कॉन्सेप्ट वही है कि यार नंबर थ्योरी बहुत एडवांस टॉपिक है, आपके जो ग्राफ और DP है उनसे भी ज़्यादा काफ़ी डिफिकल्ट हमारा नंबर थ्योरी बैठ आता है। तो अगर आपको पहली बार में भी समझ ना आया, पर 1-2 बार वीडियो देखो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, हम बात करके और ज़्यादा आपको मैं जितनी हेल्प करना कोशिश हो सकती है मैं आपकी करूँगा। बाकी अगर आपको यार सॉल्यूशन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार चैनल को। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।